तो फाइनली दोस्तों आप सभी को जिस वीडियो का इंतजार था, जिस वीडियो के लिए आप सभी को बहुत से कमेंट आ रहे थे, फाइनली वीडियो आ चुकी है। जहाँ तो फाइनली कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्वों का आपका जो पीसीएमबी का आपका जो कल पेपर होने वाला, उसमें आपको प्रश्न 1 से लेकर 20 तक कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के ना उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। कल आपको यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर 20 तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछा है उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो तक बने रहेगा। यहाँ पर मैं आप सभी को जितने भी क्वेश्चन बताता हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके यहाँ पर पेपर में आपको तबाही मचाने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्वों का आपका जो वार्षिक का जो पेपर होने वाला, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वो चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है, तो बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताता हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आप वीडियो में अच्छे से यहाँ पर बने रहेगा और सभी क्वेश्चन याद करके जाइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करना शुरू करो। पहला क्वेश्चन तैयार करना है, ग्रहण किसे कहते हैं। अब मैं ये तो बताने वाली बात नहीं है कि आपका जो पहला चैप्टर है तो आप प्रकाश किसे कहते हैं। अब ये तो आप सभी को पता ही होगा, पहला चैप्टर का नाम ही प्रकाश, तो प्रकाश की परिभाषा इसे नहीं कहूँगा कि आप प्रकाश की परिभाषा भी याद करो, तो वो तो आप स्वयं को पता ही होना चाहिए कि प्रकाश क्या है। फटाफट आप सभी यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि प्रकाश की परिभाषा आप क्या दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, ग्रहण किसे कहते हैं। यहाँ पर आप ग्रहण की परिभाषा पढ़ लीजिएगा। और जो यहाँ पर ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, ग्रहण के यहाँ पर प्रकार पूछेगा, तो यहाँ पर अगर ग्रहण की जो परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर ग्रहण किसे कहते हैं आप यहाँ पर समझ लीजिए। ब्रह्मांड में पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही सूर्य परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा इस प्रक्रिया में पृथ्वी की भी परिक्रमा करता है। अतः कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे की छाया में आ जाते हैं, जिससे वे ढके हुए दिखाई देते, इसे ही ग्रहण कहते हैं। ग्रहण दो प्रकार का होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। यहाँ पर आप बताइए कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण की शर्त क्या है, सूर्य ग्रहण होने की शर्त क्या है, और चंद्र ग्रहण होने की क्या शर्त है, यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन तैयार करना है, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जरूर तैयार कीजिएगा। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर लिखिए। अगर आप उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर याद कर लेते हो, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अगर आप अंतर याद कर लेते हो, तो अगर कल मान लीजिए कि आपकी एग्जाम में पूछे कि उत्तल लेंस की मतलब विशेषताएं बताइए, तो आप इन तीन विशेषताओं को लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर पहली क्या, उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, ये हो गया, ये इसकी विशेषता ही होती है। अगर आप अंतर किसी दो विषय मतलब किसी दो चीज में अगर आप अंतर बता रहे हो, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच अगर आप अंतर बता रहे हो, तो उनकी विशेषताओं के आधार पर ही बताओगे कि। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तल लेंस और अवतल लेंस का अंतर भी दिया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आपको उत्तल लेंस की भी विशेषता याद हो जाएगी, अवतल लेंस की भी विशेषता हो जाएगी। अगर कल की मतलब आपका जो कल एग्जाम होता है उसमें पूछे कि उत्तल लेंस की विशेषता बताए, तो आप यही लिख सकते हो तीन, कि दूरदृष्टि दोष निवारण में इसका उपयोग किया जाता है, एक विशेषता हो गई। सूक्ष्म दृष्टि में इसका उपयोग किया जाता है, ये विशेषता ही तो हुई। ठीक है, तो आप इसे अंतर याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रहण किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद चंद्र ग्रहण के लिए आवश्यक शर्त लिखिए, ये किस दिन होता है। तो चंद्र ग्रहण के लिए आवश्यक शर्त क्या है, पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच हो। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी किसके, जो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जबकि जो चंद्रमा है पृथ्वी के। ठीक है, तो जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण, ये शर्त है। उसके बाद सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को ही पड़ता है, मतलब जो चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को ही पड़ता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं, एक वर्ष में अधिक से अधिक 2 बार चंद्र ग्रहण हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए कि जो जैसे यहाँ पर चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य के बीच, अगर चंद्रमा और सूर्य के बीच अगर पृथ्वी आ जाए तो उससे क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण आएगा तो सूर्य ग्रहण में क्या होगा, आप यहाँ पर आगे देखिए। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, सूर्य ग्रहण क्या है तथा ये क्यों उत्पन्न होता है। तो सूर्य ग्रहण घूमते घूमते जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच एक सीधा में जब मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या, सूर्य और अर्थ के बीच कौन आ जाता है, चंद्रमा, मून, तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण। ठीक है, नोट करो, पढ़ लीजिएगा। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन ही पड़ता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं, एक वर्ष में अधिक से अधिक 2 बार। ठीक है, तो अभी समझाने का समय नहीं है, आप यहाँ पर क्वेश्चन नोट करो और क्वेश्चन को याद करना, मतलब क्वेश्चन का आंसर याद करना शुरू करो। ठीक है, यहाँ पर स्थिति दी गई है, सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण। ठीक है,
उसके बाद आपको यहाँ पर प्रकाश के कोई 2 गुण लिखे। आप सभी को मैंने प्रकाश की परिभाषा लिखने को कहा था। अब प्रकाश के 2 गुण, अब यहाँ पर मैं केवल 2 ही गुण ही बता सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कितने 4 गुण बता रहा हूँ, जिसमें आप 2 को जो भी अच्छे 2 याद लगे, 2 सरल लगे आप तैयार कर सकते हो। प्रकाश के प्रमुख गुण निम्नलिखित है, जैसे कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सरल रेखा में। और प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। और यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर कमेंट के बताइए कि यहाँ पर का जो प्रकाश वेग होता है वो कितना होता है। ठीक है, फटाफट कमेंट कर। ये वाला क्वेश्चन बताओ कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। ठीक है, फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है ये भी कमेंट करके बताओ। उसके बाद लेंस के प्रकार लिखिए। अब यहाँ पर इतना सारा नहीं याद करना, मत याद करो आप, बस लेंस के 2 प्रकार याद रखिएगा, उत्तल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है, बस। और यहाँ पर मैंने आपको जो उत्तल लेंस की विशेषता है तो मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर मानव नेत्र तथा कैमरा में 2 अंतर बताना है कि मानव नेत्र आँख और फोटोग्राफिक कैमरे में अंतर याद करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, नोट कर लो। उसके बाद यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष क्या है, यह कैसे उत्पन्न होता है तथा इसके प्रकार, किस प्रकार दूर करेंगे, इसका इलाज क्या है, ये आपको बताना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के कारण मनुष्य को पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। बहुत सारे बच्चे इसे गलत करके आ जाते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, यहाँ पर ऐसे बच्चे इसे नाम से समझते कि जिसे निकट दृष्टि दोष पूछा है मतलब पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ऐसा नहीं है, निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, और जो दूरदृष्टि दोष होता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब बात कर रहे हैं निकट दृष्टि के बारे में। तो निकट दृष्टि दोष के कारण मनुष्य को पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। नेत्र में ये दोष निम्न 2 कारण से उत्पन्न होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने से, और दूसरा नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से। ये इसके कारण है। और इसका जो उपयोग है, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष का मतलब निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस। ठीक है, दूरदृष्टि दोष के 2 प्रमुख कारण क्या है। दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ठीक है, याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। इसके जो कारण है, पहला नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाने से, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से। और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से लेंस का, उत्तल लेंस का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रकाश की वर्ण विक्षेपण की परिभाषा लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछेगा, 100% पूछेगा। जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है तो अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाती है, इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर वर्ण विक्षेपण का एक उदाहरण यहाँ पर कमेंट करके बताओगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लेंस के कोई 4 उपयोग। तो लेंस का उपयोग क्या किया जाता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया। उत्तल और अवतल लेंस का उपयोग दृष्टि दोष निवारण में हो जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग क्या किया जाता है, दूरदृष्टि दोष के निवारण में। अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष में। और उत्तल लेंस का उपयोग प्रयोगशाला में मीडिक लेंस के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो 2 उपयोग हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी के 2 उपयोग बताना है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पास की सूक्ष्म वस्तु को उनके बड़ी प्रतिबिंब रूप में दिखा जाता है। आपने सूक्ष्मदर्शी देखा या नहीं देखा, यहाँ पर कमेंट करके बताओ। दूसरा क्या, ज्योतिषी इसका उपयोग हस्तरेखाओं को पढ़ने में करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन का नियम दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर इसे देख सकते हो, नोट करो। यहाँ पर एक लाइन खींचेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर, उसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर है चुंबकत्व। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषित कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हो, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक के आकर्षण का प्रभाव जाना जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बहुत ही सरल है, मतलब किसी मान लीजिए चुंबक है। ठीक है, ये चुंबक है, चुंबक के यहाँ 2 ध्रुव होते हैं। फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ, चुंबक के 2 ध्रुवों के नाम बता पर यहाँ पर आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका क्या होता है, प्रभाव होता है। ठीक है, आकर्षण, चुंबक क्या करता है, वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जहां तक वो चुंबक मतलब जहां तक किसी वस्तु को आकर्षित करता है, जहां तक उसका प्रभाव होता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उदासीन रेखा, यहाँ पर उसकी परिभाषा दी गई है। चुंबक के मुख्य अक्ष के लंबवत चुंबक के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को उदासीन अक्ष या रेखा कहते हैं। ठीक है,
चुंबक के कोई दो गुण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला गुण, चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, पता है सबको। दूसरा, स्वतंत्रता पूर्वक लटका देने पर वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये है इसके दो ध्रुव, उत्तर ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो इसके यहाँ पर 5 गुण दे रहा हूँ, उसमें से 2 तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो चुंबकीय बल है जो कि उस बिंदु पर रखे एकांक, पढ़ लीजिएगा यहाँ पर फटाफट पढ़ने में कहीं पे पढ़ के बता रहा हूँ। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वह चुंबकीय बल है जो उस बिंदु पर रखे एकांक उत्तरी ध्रुव पर आरोपित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय अक्ष एवं उदासीन रेखा की परिभाषा दीजिए। 2-2 नंबर में पूछ सकता है, या तो चुंबकीय अक्ष पूछेगा या तो उदासीन रेखा पूछेगा, दोनों एक साथ नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद कृत्रिम चुंबक के 2 प्रकार को परिभाषित कीजिए। तो कृत्रिम चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी चुंबक और स्थायी चुंबक। इनकी परिभाषा दी गई है, फुल डिटेल जानकारी दी गई है, पढ़ सकते हो। चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, इसके कोई 2 गुण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींचा वह निष्कोण वक्र है जिनके सहारे एकांक उत्तरी ध्रुव चलता है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण की बात करें तो चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। दूसरा, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस पर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है, ठीक है। बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तो यहाँ पर जो 4 में जो 2 सरल लगे वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, किसी चुंबक को चुंबकत्व नष्ट होने के 2 कारण लिखिए। तो चुंबक को गर्म करने पर इसका जो चुंबकत्व है वो नष्ट हो जाएगा, चुंबक को पीटने या पटकने पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, नोट करिए। प्रश्न 8 क्या है, चुंबकीय रक्षक क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर चुंबकीय रक्षक क्या है वो बताया गया है, साथ ही इसका एक उपयोग भी बताया गया है, तो आपसे नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो तीसरा चैप्टर उष्मा हीट, उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, उष्माधारिता की परिभाषा लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा को उस वस्तु की उष्माधारिता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो जो उष्मा आवश्यक है उस उष्मा को ही उष्माधारिता कहते हैं, ठीक है। कैलोरीमापी के 2 उपयोग लिखिए। तो पहला उपयोग, इसका उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं की उष्मा नापने के लिए किया जाता है। दूसरा, कैलोरीमापी का उपयोग उष्माधारिता मापने के लिए होता है। अभी यहाँ पर मैंने आपको उष्माधारिता की परिभाषा बताई। विशिष्ट उष्मा की परिभाषा दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, ठीक है। किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, यहाँ पर आप देखिए वहां पर उष्मा बढ़ा रहते हैं, अब यहाँ पर एकांक द्रव्यमान के ताप को बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। गुप्त उष्मा किसे कहते हैं, यहाँ पढ़ लीजिएगा। शीत ऋतु में किसान फसलों को पाले से बचाने के लिए खेतों में पानी भर देते, क्यों, यहाँ पर इसका पूरा कारण दिया गया है, आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 6वां, किसी पदार्थ द्वारा ली गई उष्मा दी गई उष्मा किन बातों पर निर्भर करती है। तो पहला पहला द्रव्यमान पर, पदार्थ के द्रव्यमान पर, ताप पर तथा ताप पतन पर और पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है, नोट करो। उसके बाद आपका जो चौथा चैप्टर है विद्युत में जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, विद्युत बल रेखाएं के गुण लिखिए। अब विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा हुआ वह निष्कोण वक्र है जिस पर एकांक धनावेश गमन कर सकता है। और विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से प्रारंभ होती है। धनावेश से प्रारंभ 2 आवेश होते हैं, ठीक है, धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। विद्युत बल रेखाओं कि किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है। यह अभी मैं पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं था, अब यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं पूछा है, ठीक है। उसके बाद विभव को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से, चालक के आवेश पर, चालक के आकार पर, तीसरा अन्य चालकों की उपस्थिति पर, चौथा चालक के चारों ओर के माध्यम पर। जो आपको 2 सरल लगे वो याद कर लीजिएगा। समविभव पृष्ठ के कोई 2 गुण लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं ये पूछ सकता है। किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। और इसके जो गुण है यहाँ पर आप देख सकते हो इसके गुण, ठीक है। यहाँ पर जो 4 गुण दे रहा हूँ उसमें से आपको 3 याद करना। अब यहाँ पर मैं 2 इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आप 3 याद करो, 2 तो याद रह ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कोई 4 या 2 कारकों को संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया, आप देख सकते हो, पदार्थ की प्रकृति पर, चालक की लंबाई पर, चालक का अनुप्रस्थ परिचित का क्षेत्र पर, चालक का ताप। तो इसे नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। क्या है, ओम का नियम है, लिखिए, ठीक है, ओम का नियम लिखिए तथा प्रतिरोध का मात्रक का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर ओम का नियम लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं 2 मिनट रुकता हूँ, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। घरों में विद्युत फिटिंग में प्रयुक्त किन्हीं 5 सामान्य युक्तियों तथा उनके उपयोग लिखिए। तो पहला, संयोजक तार, स्विच, विद्युत फ्यूज,
फिर प्लग पॉइंट रेगुलेटर पिछले साल पूछा गया था 2024 में, याद कर लीजिएगा। विद्युत संबंधी कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम लिखिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे इसका फुल डिटेल जानकारी दी है, नोट करो। विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में कोई 4 अंतर लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर है, याद कर लो, ठीक है। तो क्या इस चैप्टर से आपको यहाँ पर इस चैप्टर से टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें एक 4 नंबर का होगा और एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। फसल को पाले से बचाव के कोई 5 उपाय लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने 10 स्टार, ठीक है, 10 स्टार, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिएगा, ये मैं आपको समझाऊंगा। फसल को पाले से बचाव के कोई 5 उपाय लिखिए। तो पाले से फसलों को बचाने के लिए सबसे पहले बहुमूल्य पौधों का पुआल से ढक देना चाहिए, दूसरा सिंचाई कर देनी चाहिए, तीसरा पौधे के आसपास धुआं करके वायुमंडल का ताप बढ़ा देना चाहिए, और चौथा पहाड़ों पर पौधे ढाल पर लगाने चाहिए और पाला अवरोधी फसलें बोनी चाहिए, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौसम और जलवायु में अंतर है। मौसम क्या होता है, किसी विशेष समय पर वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहते हैं, और जो जलवायु है किसी स्थान के वायुमंडल में मौसम के दीर्घकालीन परिवर्तन को जलवायु कहते हैं। ये वायुमंडल जो मौसम होता है वायुमंडल में दिन प्रतिदिन, तो यहाँ पर मैं समझाने बैठूंगा तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, आप यहाँ पर नोट कीजिएगा, बाकी बाद में हम समझेंगे, ठीक है। अर्धवार्षिक के पेपर बाद अच्छे से तैयारी करेंगे हम। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर मौसम और ऋतु में अंतर याद करना है। तो मौसम और ऋतु में आपको यहाँ पर अंतर याद कर सकते हो। मौसम और ऋतु की यहाँ पर परिभाषा दी गई है, नोट कर लो। इनके यहाँ पर 5 अंतर दिए गए, नोट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर भारत में वर्षा की विशेषताएं बताना है कि भारत में वर्षा की क्या क्या विशेषता थी, कोई 5 विशेषता बताना है, नोट करो। उसके बाद संगणन के स्वरूप लिखे। तो यहाँ पर संगणन के स्वरूप यहाँ पर 5, कोई 5 आपको बताना है, तो नोट कर लो। कार्बनिक रसायन, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको देख के जाना है, कार्बनिक यौगिकों का महत्व लिखिए। आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन में देखने को बोल रहा हूँ उसे देखिएगा, और मैं जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा उसे जरूर याद कीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, कार्बनिक यौगिक का महत्व लिखिए। तो पूछा जाता है कार्बनिक यौगिक का महत्व पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बनिक यौगिक का महत्व कहाँ तैयार होता है। तो इसका महत्व औषधियों में, ईंधन में, खाद्य पदार्थ के रूप में, वस्त्र के निर्माण वस्त्र के रूप में, तो इसका उपयोग कर सकते हो, ठीक है। नोट करो इस क्वेश्चन को। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन तैयार करना है, कार्बनिक यौगिकों की विशेषता या गुण क्या होता है। तो ये यौगिक यहाँ पर बताया गया, आप यहाँ पर नोट कर सकते हो कि कार्बनिक यौगिकों की विशेषता यहाँ पर निम्नलिखित है। 4 विशेषताएं बता रहा हूँ, उसमें से आपको पूरी 4 याद करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो तीसरा क्वेश्चन है, मूलक या समूह की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर मूलक और सुबह की समूह की परिभाषा दी गई है, और इसके जो प्रकार होते हैं वो भी बताए गए हैं। इनके 2 प्रकार होते हैं, एल्किल समूह और क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो इसे नोट करो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUPAC क्या, IUPAC क्या है। तो IUPAC का पूरा नाम क्या है यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध तथा अनुप्रयोगिक रसायन संघ हिंदी में कहते हैं, और अंग्रेजी में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो इस प्रणाली का उद्देश्य है कि, तो आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आप मैं समझाने बैठूंगा तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, अपने पास ज़्यादा समय नहीं है। तो यहाँ पर फिर क्या है, कार्बन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आपको मैं कार्बन की 4 विशेषताएं बता रहा हूँ, उसमें से 3 तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से आपको 3 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कार्बनिक एवं अकार्बनिक में आपको अंतर समझना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बनिक एवं अकार्बनिक में अंतर में पहला अंतर नोट करो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर 2, 3, 4, 5, तो ये 5 अंतर आपको बता रहा हूँ, जो अच्छे लगे वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हो आपको बताना है। तो जो सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हो इसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है, आप नोट करो। उसके बाद क्या, उसके बाद जो आपका 7वां चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा नहीं, मैं बोल चुका हूँ कि अब यहाँ पर मैं फटाफट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, अपने पास ज़्यादा समय नहीं है। आप वीडियो को रोक कर आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हो। एथेन के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो 3 नंबर का क्वेश्चन भी इस चैप्टर से देखने को मिलेगा हाइड्रोकार्बन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि इथेन का उपयोग प्राकृतिक गैस के रूप में ईंधन के लिए प्रयोग किया जाता है, दूसरा प्रशीतक के रूप में, तीसरा हेक्साक्लोरोएथेन कृत्रिम कपूर बनाने में, और चौथा एस्टेराइड एथिलीन आदि यौगिक बनाने में, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एथिलीन के उपयोग याद करना है। तो एथिलीन के उपयोग यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि ठंडे प्रदेशों में हरे फलों को पकाने में, पॉलीथीन प्लास्टिक बनाने में, एथिलीन ग्लाइकोल एवं एथिल एल्कोहल बनाने में, निषेचक के रूप में, तो नोट करो। उसी प्रकार आपको एसिटिलीन के उपयोग भी याद करना है, प्रकाश उत्पन्न करने में, तो आप यहाँ पर नोट करो। उसके बाद मेथेन के भौतिक गुण आपको तैयार करना है, मेथेन के उपयोग याद करना है, मेथेन के कोई 3 परीक्षण आपको यहाँ पर बताना है, फटाफट नोट करो। उसके बाद एल्केन से आप क्या समझते हो आपको समझाना है, एल्किन से क्या समझते हो उदाहरण दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइन से क्या समझते हो, उदाहरण दीजिए। गोबर गैस संयंत्र के लाभ लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर तैयार कीजिएगा। गोबर गैस संयंत्र से क्या समझते हो, पहला क्या, जानवर का मूल मूत्र, पत्तियों, घास एवं कचरा आदि का उपयोग हो जाता है। धुआं रहित ईंधन प्राप्त होता है। स्लरी के रूप में उत्तम खाद प्राप्त होती है। घर का पर्यावरण शुद्ध रहता है, जिससे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ठीक है, नोट करो। फिर आठवां चैप्टर क्या है, किण्वन, एल्कोहल एवं यूरिया। उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, मेथिल एल्कोहल के दो उपयोग लिखे, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला है पेंट, वर्निश तथा लाख के विलायक के रूप में, दूसरा विषैली शराब बनाने में, तीसरा एल्कोहल को विकृत करने में, रंग औषधियों के निर्माण में। किण्वन के कोई 2-4 अनुकूल परिस्थितियां लिखे, तो यहाँ पर बताई गई, नोट करो। यूरिया के 4 उपयोग लिखे, तो भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, संश्लेषित बहुलक या यूरिया फॉर्मेटेड एंजाइम बनाने में, विस्फोटक के निर्माण में। ठीक है, यूरिया का बायोरेटिव परीक्षण लिखिए, 2 नंबर में पूछा जाता है, जरूर तैयार कीजिएगा। यूरिया को गर्म कर बायोरेटिव बनाते समय बायोरेट को जल में घोलकर कॉपर सल्फेट तथा NaOH का विलय मिलाते एवं बैंगनी रंग उत्पन्न होता है, यह बायोरेट परीक्षण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद किण्वन क्या है, तो किण्वन की दो जो अनुकूल परिस्थितियां इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको यहाँ पर जो किण्वन की जो 2 अनुकूल परिस्थितियां आपको यहाँ पर बताई ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किण्वन के लिए कोई 2 अनुकूल परिस्थितियां, पहला क्या, ताप 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दूसरा, शर्करा विलयन की सांद्रता 8 से 10 होनी चाहिए। ठीक है, याद रखेगा। किण्वन होता क्या समझिए, एंजाइम की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिकों के सरल कार्बनिक गले में अपघटन की क्रिया किण्वन कहलाती है। उदाहरण, सीरे से एथिल एल्कोहल बनाना। ठीक है, उसके बाद किण्वन के 2 उपयोग, सीरे तथा स्टार्च एथिल एल्कोहल बनाने में, फलों के रसों से एल्काइल पेय बनाने में। उसके बाद आसुत जल तथा अनासुत जल में आपको यहाँ पर कोई 2 अंतर बताना है, तो यहाँ पर देख सकते हो, आसुत एल्कोहलिक पेय पदार्थ, अनासुत एल्कोहलिक पेय पदार्थ में अंतर बताए गए, नोट करो। एथिल एल्कोहल का सामान्य अनुसूत्रण संरचना सूत्र देखिए इसका, एथिल एल्कोहल का। ठीक है, नोट करो। अध्याय 9, तेल, वसा तथा साबुन में अंतर याद करना है, तो यहाँ पर अध्याय 9, तेल, वसा तथा साबुन। वसा व तेल के भौतिक गुण लिखिए। ठीक है, नोट करो। तेल तथा वसा में अंतर लिखिए, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले ही मैं बोल चुका हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छे साबुन की 4 विशेषताएं लिखिए, तो यहाँ पर अच्छे साबुन की 5 विशेषता बता रहा हूँ, उसमें जो 4 अच्छी लगे वो तैयार कर लीजिएगा। अच्छे पेंट्स की विशेषता आपको याद करना है। ठीक है, कठोर साबुन तथा मृदु साबुन में आपको अंतर याद करना है। फटाफट यहाँ पर मैं बताई जा रहा हूँ, बस आपके साथ आप इसे रोक कर आप याद कर सकते हो। ठीक है, साबुन तथा अपमार्जक में अंतर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबुन तथा अपमार्जक में आपको अंतर याद करना है, तो अंतर याद करना ही है। ठीक है, उसके बाद 10वां चैप्टर, प्रारंभिक जैव रसायन। तो लिपिड्स का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, तो लिपिड्स का महत्व है, मोम का एक सरल लिपिड है, तो इसका उपयोग मोमबत्ती बनाने में, कागज बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। एंजाइम की विशेषता लिखिए कोई 2, तो यहाँ पर एंजाइम की विशेषता बताई गई, आप नोट कर सकते हो। ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, इनका अनुभार उच्चत होता है, इनकी प्रकृति कोलाइडी होती है, तो आपसे नोट कर लीजिए। प्रोटीन का दही केवल जैविक महत्व लिखिए, प्रोटीन का दही केवल जैविक महत्व लिखिए, तो आप नोट कर लीजिए। ग्लूकोज के कोई 4 उपयोग लिखे, तो ग्लूकोज के यहाँ पर 4 उपयोग बताए, फटाफट नोट करो। एंजाइम के प्रमुख उपयोग लिखे, तो एंजाइम के प्रमुख यहाँ पर उपयोग बताए गए, नोट करो। मानव शरीर में प्रोटीन के प्रमुख कार्य लिखे, तो मानव शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर नोट कीजिए। पहला क्या, ये शरीर में नए उत्तकों का निर्माण करता है। दूसरा, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। पूछा जाता है कि टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत कौन करता है, तो प्रोटीन करता है। ये एमिनो अम्ल का निर्माण करते हैं, ये एंजाइम का निर्माण करते हैं, जो जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ये शरीर में रोग निवारण क्षमता पैदा करते हैं। प्रोटीन जंतुओं की मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है, नोट करो। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य यहाँ पर याद करना है। ठीक है, जैव रसायन के कोई 4 उपयोग लिखे, तो जैव रसायन के यहाँ पर 4 उपयोग बताए गए, फटाफट नोट करो। मोनोसेक्राइड तथा डाइसेक्राइड में अंतर बताना है, तो मोनोसेक्राइड तथा डाइसेक्राइड में यहाँ पर अंतर बताया गया, 6 अंतर बता रहा हूँ, उसमें 5 अंतर याद कीजिएगा। यहाँ पर आपका जो अध्याय 11 है, पादप कार्यकी, इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, वाष्पोत्सर्जन एवं बिंदु स्त्रावण की परिभाषा लिखिए तथा वाष्पोत्सर्जन के कोई 3 प्रकार समझाए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन को समझना है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जीवित पौधों के आंतरिक उत्तकों से पौधों के वायवीय भाग जैसे पत्तियां, तना, शाखाओं द्वारा जल के वाष्प के रूप में बाहर निकाले जाने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। और बिंदु स्त्रावण की बात करें तो पत्तियों के किनारे पर उपस्थित छिद्रों के द्वारा
बूंदों के रूप में जल का स्त्रावित होना बिंदु स्त्रावण कहलाता है। यह क्रिया मूल दाब के कारण होती है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर पढ़कर बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप वो क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो वाष्पोत्सर्जन एवं बिंदु स्त्रावण की आपको परिभाषा याद करना है और वाष्पोत्सर्जन के आपको यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन के आपको कोई 3 प्रकार याद रखना है। जैसे कि पहला प्रकार है रंध्रीय या स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन, दूसरा है उप त्वचीय वाष्पोत्सर्जन और तीसरा है वात रत्नद्रव्य जिसकी लेंटिक्युलर वाष्पोत्सर्जन। आपको यहाँ पर अच्छे से समझाया गया, अच्छे से यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखकर बताया गया है। आपके लिए यहाँ पर इतना मेहनत कर रहा हूँ तो यहाँ पर कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑक्सीशोषण तथा अनोक्सीशोषण में आपको यहाँ पर 5 अंतर याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर इसको 5 स्टार भी दे सकते हो। मैं आपको ये क्वेश्चन 100% बोलूंगा कि आपके एग्जाम में पूछेगा। जितनी भी पिछले साल की एग्जाम आप देख सकते हो उसमें भी पूछा गया था। तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 99% की यहाँ पर गारंटी की ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब 1% में आप समझ जाओ। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी देता हूँ कि अगर मैं आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं अंतर वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको यहाँ पर उसकी विशेषता ही बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर आपकी कल एग्जाम में आपको पूछ ले कि ऑक्सीशोषण की आपको यहाँ पर विशेषता लिखिए, तो आप ये मत समझिएगा कि सर ने तो ऑक्सीशोषण की यहाँ पर विशेषता पढ़ाई ही नहीं, अब मैं इसको छोड़ देता हूँ। नहीं, आपके नहीं भी 2 चीज़ों के बीच अगर अंतर लिख रहे हो तो उनकी विशेषताओं के आधार पर ही लिखोगे। तो यहाँ पर अगर आप ऑक्सीशोषण और अनोक्सीशोषण में अगर अंतर याद कर लेते हो तो आप यहाँ पर ऑक्सीशोषण और अनोक्सीशोषण की आपको विशेषता भी याद हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर क्या है ऑक्सीशोषण और अनोक्सीशोषण, इसी प्रकार आपको पेपर में भी आपको लिखना है। तो ये ऑक्सीशोषण की एक विशेषता है, ये क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। कौन सी? ऑक्सीशोषण। और ये पर नाम से ये अनोक्सी, तो ये क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। और जो दूसरी है, इस क्रिया में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा CO2 और H2O उत्पन्न होते हैं, जबकि जो अनोक्सीशोषण है इस क्रिया में ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा लैक्टिक अम्ल अथवा एथिल एल्कोहल उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर 5 अंतर है और 5 पूरे अंतर याद करना है क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 5 जरूर याद रखिएगा, ठीक है। 4 भी याद कर लोगे तो ठीक है, लेकिन 5 लिख के आओगे तो बढ़िया बात है, ठीक है, नोट करो। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रकाश संश्लेषण और शोषण में आपको 5 अंतर याद रखना है। तो ये वाला चैप्टर आपका 4 नंबर वाला चैप्टर है, तो इसमें आपको बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण और शोषण में आपको 5 अंतर याद रखना है। तो यहाँ पर अगर आप प्रकाश संश्लेषण और शोषण में अंतर याद कर लेते हो तो विशेषता भी आपको आराम से याद हो जाएगी। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण और यहाँ पर शोषण में अंतर दिया गया, अच्छे से यहाँ पर बताया गया, आपको यही की यही लिखकर आना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्त्रावण से 5 अंतर लिखना है। मतलब वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्त्रावण को आपका जो पहला क्वेश्चन था वही मैंने आपको समझाया था। अब इसके 5 अंतर भी आपको याद करना है, ठीक है। तो अगर आपने परिभाषा पढ़ ली होगी वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्त्रावण तो आपको यहाँ पर अंतर लिखने में ज़्यादा आसानी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जिसके वाष्पोत्सर्जन है ये क्रिया प्रायः दिन में होती है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया था और ये रात्रि में या प्रातःकाल के समय होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें 5 अंतर दिए गए, याद रखिएगा, ठीक है, याद जरूर कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन तथा वाष्पीकरण में भी अंतर देख लेना है। तो अंतर वाले क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। वाष्पोत्सर्जन एक जैविक प्रक्रिया है और जो वाष्पीकरण है वो एक भौतिक क्रिया है, ठीक है। वाष्पीकरण पता है ना आपको सभी को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप इसे नोट कर लो। उसके बाद आपको यहाँ पर विसरण और रस आकर्षण जैसे कि परासरण में आपको अंतर याद करना है। तो यहाँ पर 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, थोड़ा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो आप इन्हें नोट कर लो, ठीक है। नोट करो फटाफट, ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर वाष्प उत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कोई 5 प्रमुख आपको यहाँ पर वातावरणीय कारक को समझाना है। तो जैसे कि कौन कौन सा? प्रकाश जो है वाष्प उत्सर्जन को परिभाषित करता है, मतलब प्रभावित करता है। प्रकाश की तीव्रता वाष्प उत्सर्जन की दर को बढ़ाती है, जबकि अंधेरे में वाष्प उत्सर्जन की दर बहुत ही धीमी होती है, ठीक है। अब प्रकाश रहेगा तभी वाष्प उत्सर्जन होगा और अंधेरा होगा तो मतलब बहुत धीमी हो जाती है। तापमान भी इफेक्ट होता है, वायुमंडलीय आर्द्रता और वायुमंडलीय दाब। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करो, 5 पॉइंट दिए गए, नोट कर सकते हो। उसके बाद आपका जो 12वां चैप्टर है कुलों का अध्ययन, इसमें से भी आपको 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ग्रिम्नी कुल का आर्थिक महत्व लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रिम्नी कुल का आर्थिक महत्व। जैसे कि ग्रिम्नी कुल का आर्थिक महत्व निम्नलिखित है, आपको ऐसा पेपर में लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर खाद्य पदार्थ पहला है गेहूँ, धान, मक्का, बाजरा आदि अनाज के दानों को आटे के रूप में रोटी बनाकर भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है।
बहुत ही सरल है, इसमें दिक्कत ही क्या है। आप सभी खाए होगे ना, गेहूं की रोटी खाते होगे, मक्के की रोटी खाई कि नहीं अभी तक, धान बाजरा बाजरा की रोटी खाई कि नहीं, फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ। जो गांव से बिलोंग करता होगा वो बाजरा की तो मतलब बाजरा की रोटी खाई होगे, ठीक है। आप देख सकते हो, ठीक है। तो नोट कीजिएगा कि गृहनिकुल, जैसे कि गृहनिकुल में आ जाते हैं खाद्य पदार्थ, जैसे कि गेहूँ हो गया। अब यहाँ पर आपको ये याद हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा, धान हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, बाजरा, ये सभी गृहनिकुल के यहाँ पर ये अनाज है। याद रखें, कल अगर आपको एग्जाम में पूछ लेगी गेहूँ, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी ऐसी ही होती है। अगर आप यहाँ पर खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाते हैं, फिर कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं कि जो मतलब आप बोलते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव तो आए ही नहीं आपको। अगर आप यहाँ पर आपके जो बड़े क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हो आपको, तो आपके ऑब्जेक्टिव भी तैयार होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आपको पता हो जाएगा कि गेहूँ गृहनिकुल का पौधा है, धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया। कल आपके एग्जाम में पूछेगा कि मक्का का कुल बताइए, तो आप लिख सकते हो ना गृहनी। और यहाँ पर खाद्य पदार्थ भी याद हो गया, शर्करा, गन्ने के रस, गन्ना भी गृहनिकुल का अर्थ पदार्थ, गन्ने के रस से शक्कर तथा गुड़ बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ठीक है। दूसरा बांस, इसके तने से डालियाँ, सीढ़ियाँ, झोपड़ी तथा मकान के छत बनाए जाते हैं। सभी गांव से, आपने अगर गांव से बिलोंग करते होगे तो पता होगा। रेसे, मूंज के रेसे से रस्सियाँ, अटिया तथा बास्केट बनाई जाती है। चटाइयाँ, ठीक है, चटाइयाँ देखिए, बास्केट बना जाता है रेसे से, देखा कि नहीं। इसके बाद इत्र, खसखस के जो जड़ों से इत्र बनाया जाता है। बहुत ही सरल है, क्या याद रखना है, खाद्य पदार्थ गेहूँ, धान, मक्का, बाजरा आदि की रोटी। शर्करा किससे, गन्ने के रस से। बांस किससे क्या बनती है, झोपड़ी, सीढ़ियाँ, डालियाँ। रेसे से क्या बनती है, रस्सियाँ, चटाइयाँ, बास्केट। और इत्र से क्या, इत्र खसखस की जो जड़ होती है उसे इत्र बनाया जाता है। इतना सरल क्वेश्चन है और यहाँ पर इतनी आसानी समझा रहा हूँ कि आपको एक बार यहाँ पर पढ़ लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर मालवेसी कुल में आने वाले आपको यहाँ पर पौधों के साधारण वनस्पति के नाम याद रखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कपास, गुड़हल और गुलखेरा और पटसन। अगर आप ये क्वेश्चन याद कर लेते हो तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी होगी। यहाँ पर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन की भी तैयारी हो जाएगी और यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्टिव वो भी तैयार हो जाएगा। मान लीजिए आपके एग्जाम में आपको पूछ लेगी कपास का वानस्पतिक नाम, तो कपास का वानस्पतिक नाम गोसिपियम हर्बेसियम। इसी प्रकार आपको गुड़हल और गुलखेरा और पटसन का आपको यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद कीजिएगा। उसी प्रकार जैसे मैंने आपको यहाँ पर गृहनिकुल का बताया, उसी प्रकार आपको यहाँ पर कुशी फेरी का आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसके लक्षण याद रखना है। तो देख सकते हैं कुशी फेरी पुष्प पूर्ण तथा जाया गंधार होते हैं। अब यहाँ पर फटाफट बताइए कोई कृषि कुल के कोई 3 पौधे आप यहाँ पर बताइए, ठीक है। तो इन्हें नोट कर लीजिएगा, 6 दिए गए, 5 जो याद कर लोगे आसानी से, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर को सोलेनेसी कुल की पहचान के लक्षण याद करना है। तो जो सोलेनेसी कुल के जो पौधे होते हैं प्रायः शाख या झाड़ियों में होते हैं, जैसे कि पुष्प द्विलिंगी त्रिसमाजितीय होते हैं और बाह्यदल पुंज दीर्घ स्थायी संयुक्त बाह्यदल होते हैं। तो आप देख सकते हो, नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे कि अभी मैंने सोलेनेसी कुल के आपको यहाँ पर लक्षण बताए। अब सोलेनेसी कुल के आर्थिक महत्व के 3 पौधों के साधारण नाम और वानस्पतिक नाम। तो रात रानी, टमाटर, याद रखिएगा, तंबाकू, बेलाडोना, मिर्च, आलू और अजगंध, इनके आपको यहाँ पर वानस्पतिक नाम भी दिए गए, तो नोट कर सकते हो, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सरसों के पुष्प का वानस्पतिक नाम, कुल, पुष्पसूत्र पूछा जाता है, लिखिए एवं पुष्प मानचित्र खींचिए। तो आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है। सरसों का यहाँ पर बताया गया है, तो इसका कुल है, सरसों का कुल क्या है, कृषि फेरी, तो इंपॉर्टेंट है। इसका पुष्पसूत्र पूछा जाता है, चित्र भी इसका यहाँ पर बताया गया है, तो नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर गृहनिकुल अभी शुरू में ही बता दिया था, गन्ना से हमको शर्करा रस मिल रहा था, मक्के की रोटी और जवार की रोटी और धान चावल सबको पता है। अब गन्ने का वानस्पतिक नाम सेकेरम ओफी से क्या है, सेनेरम, और मक्का का जियामेज। हाँ, मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन मतलब ये जो वानस्पतिक नाम वो थोड़े यहाँ पर आपको कठिन लगेंगे, लेकिन क्या करें, याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक तो है नहीं, ठीक है, लिखना है वहाँ आपको, ऐसा ऑब्जेक्टिव थोड़ी टिक करना है। एक वाक्य में आ गया तो क्या करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सोलेनेसी कुल का पुष्प का जो मानचित्र पुष्प सूत्र बताना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो मिर्च का वानस्पतिक नाम दिया गया है, कुल दिया गया है, मिर्च के पुष्प का यहाँ पर चित्र बताया गया है, तो आप इसे नोट देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर गेहूं का वानस्पतिक नाम शुरू में मैंने आपको बता दिया था, कुल आपको मैंने बताया था, गेहूं की रोटी ग्रेमनी, ठीक है। वानस्पतिक नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टावियम। गेहूं के मामा का वानस्पतिक नाम क्या है, फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ। अभी आपका जो फसल उत्पादन का जो पेपर हुआ था उसमें आपको यहाँ पर गेहूं के मामा का वानस्पतिक नाम या यूं कहे कि गेहूं का मामा किसे कहा था वो पूछा गया था आपका। फटाफट यहाँ पर आपको मैंने सॉल्यूशन वाली वीडियो में बताया था, कमेंट करके बताओ, ठीक है। उसके बाद इसका जो चित्र है वो भी यहाँ पर पुष्प चित्र बोला था ना, पुष्प चित्र भी यहाँ पर दिया गया है, नोट करो।
उसके बाद आपको यहाँ पर मालवेसी एवं कुशी फ्री कुल के पौधों में आपको अंतर बताना है। तो इनमें क्या अंतर है वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो मालवेसी एवं कुशी फ्री के कुल पौधों में जो अंतर है वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़कर नहीं समझा रहा हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। हमें वीडियो को मतलब यहाँ पर ज़्यादा लेंथ नहीं बढ़ानी है, आपको तैयार भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कवक क्या होता है, जो आपका 13वां चैप्टर है सूक्ष्म जीविकी, उसमें आपको ये पूछेगा तो नहीं, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। एक वाक्य का जो आंसर होता है उसमें पूछ लेता है, ठीक है। वे सभी क्या यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय पर्णहरिम रहित संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट सूक्ष्म जीवी क्या कहलाते हैं, कवक कहलाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कवक के दो महत्व, ये पूछ सकता है आपको, यहाँ पर कवक के दो महत्व याद रखना है। तो जो पेनिसिलिन होता है वो कवक ही होता है। पेनिसिलिन औषधि प्राप्त करने में पेनिसिलियम नोटेम कवक का उपयोग होता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, पूछा था किसी साल तो पूछा था ये वाला क्वेश्चन। मशरूम देखा है ना सभी ने, छतरीनुमा बारिशों के दिनों में। गुच्छी कवक का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। मशरूम को खाते हैं, पता है कि नहीं, कमेंट करके बताओ। शैवाल क्या होता है, ठीक है। तो शैवाल क्या होता है, क्लोरोफिल युक्त सेल्यूलोस भित्ति युक्त एक कोशिकीय जनांग वाले भ्रूण रहित सोपसी जीव शैवाल कहलाते हैं, और ये जलीय जीव होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक हानिकारक जीवाणु तथा एक लाभदायक जीवाणु का नाम बताना है। हानिकारक भी बताना है और लाभदायक भी। तो हानिकारक की बात करते हैं जो वी ब्रियो कोलेरी, ये एक जीवाणु हैजा फैलाता है, तो ये हानिकारक है। लाभदायक की बात करें तो लेक्टोबैसिलस लेक्टिस, यह दूध को दही बनाने में लाभदायक होता है। पूछा जाता है कि दूध को दही बनाने में कौन सा जीवाणु लाभदायक होता है, तो लेक्टोबैसिलस लेक्टिस। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लेक्टोबैसिलस लेक्टिस, ठीक है। क्या है प्रोटोजोन से आप क्या समझते हो, एक उदाहरण बताइए। तो एक कोशिकीय जीव जिसमें झिल्ली युक्त स्पष्ट कोशिकांग पाए जाते हैं प्रोटोजोन कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अमीबा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जीवाणु के सामान्य लक्षण याद रखना है। तो जैसे कि जीवाणु क्या होते हैं, ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, ये परजीवी एवं मृत परजीवी, तो बहुत ही सरल है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शैवाल और कवक में आपको अंतर याद रखना है। शैवाल और कवक में पहले पढ़ा चुका हूं, आप देख सकते हो, इनमें अंतर याद रखेगा। अंतर याद कर लोगे तो भी अगर वो पहले दो क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, अब अंतर याद करके चले जाएगा। वैसे इसमें आपको 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, तो छोटे क्वेश्चन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आपका। फिर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 14 आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन, इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। मेंडल के वंशागति की प्रभाविता का नियम, परिभाषा एवं उदाहरण सहित लिखिए। पिछले साल का आपका जो वार्षिक का एग्जाम है उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, और अभी आपकी जो त्रैमासिक में तो नहीं पूछा गया था, शायद अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड में किसी एक एग्जाम में शायद पूछा गया था। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंडल का जो प्रभाविता का जो नियम क्या है, जब दो असमान गुणों वाले जनक के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में संकर संतानें उत्पन्न होती है, और पहली पीढ़ी F1 में प्रभावी लक्षण स्पष्ट हो जाता है और अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है। उदाहरण के लिए मेंडल ने जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बोने मटर के पौधों के बीच संकरण कराया तो पहली पीढ़ी में F1 उत्पन्न मटर के सभी पौधों के लंबे उत्पन्न हुए। और ये पूछा भी जाता है कि मेंडल ने किस पौधे पर यहाँ पर प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे पर, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़िएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मेंडल की सफलता के आपको यहाँ पर नियम बताना है, नियम बता रहा था, सफलता के कारण बताना है। तो आप देख सकते हैं उन्होंने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, ठीक है, कहा जाता है ना एक समय में एक ही टारगेट रखो। दूसरा, उन्होंने अपने प्रयोगों को सावधानी पूर्वक संपन्न करते हुए प्रयोगों का पूरा रिकॉर्ड रखा, अच्छे से उन्होंने किया। उन्होंने ऐसे पौधे का अध्ययन के लिए चुना जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध थे। कौन से पौधे को चुना था, फटाफट अभी मैंने बताया, कमेंट करके बताओ कि मेंडल ने कौन से पौधे का यहाँ पर अध्ययन किया जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध था, फटाफट यहाँ पर कमेंट करो। उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी से में किसी भी लक्षण के दोनों विपरीत लक्षण वाले पौधों को पृथक गणना की। उन्होंने अपने प्रयोगों का F2 से F3 पीढ़ियों तक का अध्ययन किया। तो बहुत ही सरल पॉइंट है, अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पादप प्रजनन के मुख्य उद्देश्य याद रखना है। तो आप देख सकते हो पादप प्रजनन के मुख्य उद्देश्य क्या है। पादप प्रजनन का प्रमुख उद्देश्य अधिक उपज देने वाली पादप किस्मों का निर्माण करना, शीघ्र पकने वाली। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, 5 दिए गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर पादप प्रजनन का यहाँ पर क्या था, उद्देश्य था, अब यही याद रखिएगा, महत्व छोड़ो। अब यहाँ पर उद्देश्य क्या है, रोग प्रतिकिस्मों का करना जिसमें पादप फलों का बचा सके, और ये पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उद्देश्य और महत्व एक ही बात होती है, ठीक है।
उसके बाद आपको यहाँ पर आनुवंशिकी की परिभाषा और इसके महत्व याद रखना है। तो आनुवंशिकी की जो परिभाषा बहुत ही सरल है, विज्ञान की वो शाखा जिसमें आनुवंशिकी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। अब इसके महत्व या यूं कहें कि इसके उद्देश्य क्या है, तो मनुष्य की जाति को सुधारने में आनुवंशिकी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मनुष्य तथा जानवरों में रतौंधी, हीमोफीलिया जैसे आनुवंशिक रोगों को दूर करने में आनुवंशिकी का बहुत अधिक योगदान है। आनुवंशिकी के द्वारा पौधों की उपज, उनके गुणों में परिवर्तन किया जाता है और धान्य तथा सब्जी की फसलों में सुधार किया जाता है। आनुवंशिकी ज्ञान के आधार पर पादप प्रजनन तथा पशु प्रजनन में सुधार किया जाता है। तो सरल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मेंडल के वंशागति के पृथक्करण का नियम याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मेंडल से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उदाहरण सहित यहाँ पर समझाया गया, नोट कर सकते हो। ठीक है, ये और ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर निम्नलिखित तकनीकी शब्दों की परिभाषा एक एक बार पढ़ लेना। आपको समयुग्म में जी 2 नंबर में पूछ सकता है, एकल संकर क्रॉस से पूछ लेना, संकर प्रो संकरण और संकर क्या, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो अध्याय 15 है, इसमें आपको ज़्यादा बड़े क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि केचुए का वैज्ञानिक नाम। केचुए को किसान का खालिस्तान कहा जाता है। फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि केचुए को किसान का खालिस्तान कहा जाता है। ये आपके लिए होमवर्क है। तो केचुए का वैज्ञानिक नाम याद रखना है, फेरेटिमा पास्टमा। मधुमक्खी का वैज्ञानिक का नाम तो एपिस इंडिका। तो ये वाले चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम बम्बिक्स मोराई। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम लेसिफर लक्का, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद दीमक का वैज्ञानिक नाम आडोप्टोटर्मिस अवोबासस। किसान का सच्चा मित्र, अभी मैंने जो आपको पूछा था, किसान का सच्चा मित्र किसे कहा जाता है, तो केचुए को किसान का सच्चा मित्र कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से शुरू होती है आपकी जो कृषि गणित है। इससे पहले यहाँ पर आपका जो अध्याय 16, इसके बाकी के चैप्टर आपको 16 से लेकर 20 तक के जो चैप्टर है उसमें आपको यहाँ पर कृषि गणित पढ़ना है। ठीक है, आपने कृषि विज्ञान पढ़ लिया, अब यहाँ पर कृषि गणित पढ़ेंगे। तो आपका क्षेत्र मिति, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल का आपको यहाँ पर सूत्र बताना है। तो यहाँ पर वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर वृत्त की परिधि का अगर आपको पूछ रहे तो वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त के परिधि की बात करें तो यहाँ पर परिधि का भी मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। वृत्त की जो परिधि का जो सूत्र होता है, कभी कभी पूछ लेता है, वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि यहाँ पर बताइए, अगर मैं यहाँ पर आर बराबर क्या है, 7। आर बराबर क्या है, 7। यहाँ पर जो वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। और अगर यहाँ पर ये वाला पहला क्वेश्चन है, ठीक है, नोट करो कि वृत्त के क्षेत्रफल का यहाँ पर मैंने आपको सूत्र बता दिया है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। और जो वृत्त की परिधि होती है वो 2 पाई आर। तो यहाँ पर आप सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की जो परिधि है फटाफट यहाँ पर कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समबाहु, यहाँ पर लिख दिया मैंने आपको पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का जो मान होता है वो 60 डिग्री होता है। पूछा जाता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है, समबाहु मतलब समान बाहु, मतलब यहाँ पर जितनी सभी भुजाएं उसकी होती है वो सेम होती है, मतलब समान कोण की होती है। प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का आपको यहाँ पर सूत्र बताना है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणित क्या होता है, विकर्ण होता है। ये विकर्ण यहाँ पर वो वाला न आएगा। ठीक है, तो विकर्ण का यहाँ पर गुणनफल है, तो 1/2 और उसके विकर्ण का आपको यहाँ पर गुणनफल है। उसके बाद यहाँ पर घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको क्या होगा, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का जो 6a स्क्वायर। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सोल्व करके बताता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको किसी घन का यहाँ पर एक भुजा का मान दे दिया, मान लीजिए दे दिया आपको कितना दे दिया उसने, 2। तो अगर उसने पूछा कि घन के संपूर्ण पृष्ठ का यहाँ पर आपको यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, तो आप लिख सकते हो 6 × यहाँ पर 2 का आपको स्क्वायर करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है घन के संपूर्ण पृष्ठ का। तो यहाँ पर मैं आपको a का मान दे रहा हूँ 8। आप फटाफट यहाँ पर कमेंट कर बताइए कि घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक है, एक घन में क्या
कोरों की संख्या कितनी होती है? एक घन में कोरों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। याद रखिएगा, एक घन में कोरों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर घन का प्रत्येक प्रतीक फलक क्या होता है? तो घन का प्रत्येक फलक होता है वर्गाकार, याद रखिएगा। और घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन होता है, ये मतलब इसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये 3 अलग अलग सूत्र है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि ये बटे बटे दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। घन का सूत्र मतलब भुजा का योग क्यूब करना है, या तो ए क्यूब कीजिए, कोई भुजा है उसका क्यूब करना है, तो या तो लंबाई गुणित चौड़ाई। ये सेम नहीं है। आप अगर आपको पूछे घन का आयतन क्या होता है, तो आप ये वाला लिखिएगा, इनको छोड़ो। ये सब टाइपिस्ट वाले भैया क्या कर दिया तुमने। ठीक है, वो सेम है, सही है, लेकिन आप केवल घन का आयतन है वो भुजा का क्यूब लिखिएगा। मान लीजिए कि कोई आपको यहाँ पर भुजा दे दिया, मान लीजिए कि घन के एक भुजा का मान, जैसे कि मैंने अभी 2 बताया था, तो क्षेत्रफल निकाला था तो क्या आया था? 24 आ रहा था। 2 का क्यूब और 6 24। ठीक है। और अगर इसका आयतन निकालोगे तो इसका आयतन हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? अगर भुजा का मान 2 है तो 8। और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अभी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, वही है 6a²। ठीक है, ए मतलब भुजा होती है। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो? अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के आपको कोई 4 गुण याद रख लेना है। पूछता है तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समान होती है। समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की जो भुजाएं वो समान होती है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण समांतर चतुर्भुज के दो सर्वगतन त्रिभुज में विभक्त होता है। समांतर चतुर्भुज एक के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछा है? उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये सरल क्वेश्चन है, आपको मैं करके बताता हूँ। तो यहाँ पर आप सभी को मैंने यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन करना कैसे है, पेपर में आपको सबसे पहले लिखना होगा, दिया है क्या है पेपर में, यहाँ पर जगह थोड़ी सी हो जाएगी, आपको पेपर में अच्छे से लिखना है। प्रश्न क्रमांक मान लीजिए दे दिया 11 12, तो प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, उसके बाद आपको यहाँ पर दिया है वो लिखना है। फिर व्यास लिखना है, व्यास को डी बोलते हैं, डी लिखता है तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको जो ज्ञात करना है वैसे लिखना है। तो ज्ञात करना क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ पर फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल, आपको यहाँ पर सूत्र लिखना है। वृत्त का क्षेत्रफल का जो एरिया का क्या होता है? तो होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप कहोगे सर आर तो है ही नहीं, तो आर का सूत्र क्या होता है? आर का सूत्र होता है d/2। आर का सूत्र क्या होता है? d/2। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर आर का सूत्र क्या हो जाएगा? अब वो तुम्हें याद रखना है, d/2। और d क्या था अपने पास? 14 सेंटीमीटर। इसको 2 से भाग दो तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 7। तो यहाँ पर 7 आ गया। अब हमको ज्ञात करना क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 22, पाई का मान कितना होता है? 22/7। कितना होता है? 22/7। और पाई का दशमलव वाला मान कितना होता है? फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ। पाई का यहाँ पर एक तो मान होता है 22/7 और एक और मान होता है दशमलव वाला, तो कमेंट करो। आर क्या है? 7 × 7। एक 7 से एक 7 कट गया, आंसर बचेगा 7 दूनी 14, ये 2 है। ठीक है, याद रखिएगा 2 है। 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14 154 सेंटीमीटर। तो क्या आएगा? वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर। तो आप कर लोगे ना? ठीक है, नहीं तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पर दे दूंगा। ठीक है, ये यहाँ पर करके भी बताया क्या है, अभी मैंने आपको समझा दिया था। वृत्त का व्यास कितना होता है? वृत्त का मतलब वही है, यहाँ पर आर बराबर वही होता है, जैसे कि आर इधर चले जाएगा, ये आ गया ना। ठीक है, तो आर मतलब 7 निकल जाएगा, गुना करोगे कट जाएगा। तो ये समझा दिया हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन वो गिवन बाय अच्छे से लिखना, दिया है करके। ठीक है, वो अच्छा दिखता है, नंबर अच्छे मिलते हैं उसमें। उसके बाद आपको यहाँ पर एक घन का आयतन 54 घन सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है एक क्यूब। ठीक है, मतलब भुजा का क्यूब, मतलब घन बोल सकते हैं। ठीक है, कितना है? 64। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इसका यहाँ पर जो 64 है वो किसका है? 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो यहाँ पर अगर आप 64 का गुणनखंड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ये 4 हो जाएगा, 4 की घात 3। ठीक है, याद रखिएगा 4 की घात 3। तो ए का मान हमको क्या पता चल जाएगा? तो ए का मान हमको क्या पता चल गया? ए का मान यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ए क्यूब का है। ठीक है, इसका दोनों तरफ रूट करूंगा तो ए का मान आ जाएगा अपने पास 4। ठीक है, ए का मान 4 आ गया, समझ गए ना? एक अगर आप 64 को ऐसे लिखोगे, फिर मान लें इसका रूट करोगे, तो यहाँ पर रूट करोगे तो ये वाला भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो ए का मान अपने पास आ जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पर ए का मान 4 आ गया है। तो आप यहाँ पर इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर और 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। तो 6 × 4 × 4 और फिर 24, 6 चौक 24 और 24 चौक 96,
क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ पर दिया होगा, ये देखिए आप देख सकते हो, ए का मान 4 आ जाएगा। उसका फिर यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, नोट करो, सरल क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपका जो अध्याय 18 है सांख्यिकी, कृषि सांख्यिकी पार्ट 1, यहाँ से आपका स्टैटिक शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो सांख्यिकी आंकड़ों के आपको यहाँ पर 2 प्रकार बताना है। पिछले साल के पेपर में पूछा गया था। तो प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े क्या होता है यहाँ पर समझाया गया है। वे आंकड़े जो अन्वेषक द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्वयं एकत्रित किए जाते हैं, प्राथमिक आंकड़े स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। जबकि जो द्वितीयक आंकड़े, वे आंकड़े जो मूल रूप से किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा किसी और उद्देश्य से एकत्रित किए जाते हैं, किंतु अन्वेषक द्वारा अपने विश्लेषण में प्रयुक्त किए जाते हैं, द्वितीयक या गौण आंकड़े कहलाते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर सांख्यिकी में वर्गीकरण कि आपको यहाँ पर 5 उद्देश्य याद रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले तो सांख्यिकी क्या होता है, मतलब इनका वर्गीकरण क्या होता है, सांख्यिकी का वर्गीकरण क्या होता है वो यहाँ पर समझाया गया है। फिर उसके उद्देश्य भी यहाँ पर आपको समझाए गए, तो नोट करो। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्राफों के प्रकार, पिछले साल के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा था, ग्राफों के प्रकार के नाम याद रखना है और इनको अच्छे से समझ लेना है। ग्राफों के प्रकार आयत चित्र, आवर्ती बहुभुज और आवर्ती वक्र। तो अगर आपके पास बुक होगी, आपको जो एनसीईआरटी की जो बुक मिलती है, स्कूल से आपको जो बुक मिलती है, उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से मिल जाएगा। तो आप उसमें देख सकते हो। यहाँ पर ग्राफ के चित्र लेकर आने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, आप उसे अच्छे से अपने एग्जाम में देख सकते हो। ये खाली आपको ये याद नहीं करके जाना कि ग्राफों के प्रकार के नाम, आपको ये आयत चित्र कैसे बनाते हैं, आवर्ती बहुभुज कैसे बनाते हैं, आवर्ती वक्र कैसे बनाते हैं, इनका चित्र भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर आरेखों के नाम, ये भी आपको मैं बता रहा हूँ, इनको भी आपकी एग्जाम वाली जो बुक है आपके, उसमें अच्छे से देखिएगा। आपकी परीक्षा दिन में भी नहीं मिलेगा, परीक्षा दिन में भी नाम दिया गया है, आपको बुक में ही देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, नहीं तो फिर इंटरनेट का वो लो मदद। दंड चित्र, वृत्त चित्र और क्षेत्रफल चित्र, ये आरेख है। ठीक है, उसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारणियन के। आपको 3 उद्देश्य सारणियन की परिभाषा में आपको बता दूंगा, लेकिन पहले आप इसके 3 उद्देश्य और 3 लाभ याद रखिएगा। महत्व या लाभ एक ही बात है, याद रखिएगा। इसकी मैं परिभाषा आगे बता रहा हूँ, आप इसे नोट कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, नोट करो। सारणियन के अभी लाभ बता दिया है। ठीक है, इसको छोड़ो। सांख्यिकी 5 कार्य। सांख्यिकी क्या कार्य है, तो सांख्यिकी जटिलता को सरल बनाती है, तथ्य को संख्यात्मक रूप में प्रकट करती है, नीति निर्धारण में सहायक होती है। इतने सरल पॉइंट आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। ठीक है, सांख्यिकी क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में आपको अंतर याद रखना है। तो सांख्यिकी वो विज्ञान है जिसके अंतर्गत सम्मकों के संग्रहण, संक्षिप्तीकरण, प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण से संबंधित विधियों का उचित रूप से अध्ययन किया जाता है। और इसके द्वितीयक और प्राथमिक आंकड़े जो परिभाषा तो समझाई थी, अंतर याद रख लीजिएगा प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में। जैसे अगर परिभाषा पढ़ ली होगी तो बहुत सारे 3-4 पॉइंट तो सरल से लिख दोगे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछा है, निम्नलिखित आंकड़ों से एक स्तंभ आलेख बनाइए। तो आपकी जो परीक्षा अध्ययन है उसमें ये वाला क्वेश्चन दिख जाएगा, आप देख सकते हो। वैसे यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, भोजन, बिजली, कपड़ा, किराया, शिक्षा, आप देख सकते हो, नोट करो। ठीक है, ये इसका चित्र बनाया। क्या पूछा था इसने, स्तंभ आलेख। तो स्तंभ आलेख ऐसे बनाते हैं। ठीक है, पॉइंट बना दिया, फिर जैसे भोजन 400। ठीक है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको यही यहाँ से समझ जाओ, चित्र से अच्छे समझ जाओगे, यही बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद रखिएगा, सरल है। समझ गए ना, इसमें बनाने की वाली दिक्कत क्या है। जैसे इसमें इसने बोला इधर अपने को खर्चा लिख लेना है और इधर जो अपने मद है वो लिख लेना है। फिर यहाँ पर भोजन का वो मान दिया है, तो भोजन के फिर ये बनाओ ये वाला स्तंभ। उसके बाद 300 तक, उसके बाद क्या, फिर 350, फिर 200, फिर 250। बस सरल है, बहुत ही सरल है। ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में आ गया तो फिर मजे मजे है। फिर आपका जो अध्याय 19 है कृषि सांख्यिकी पार्ट 2, इसमें आपको यहाँ पर समांतर माध्य के 4 प्रमुख गुण याद रखना है। तो समांतर माध्य वह मान है जो दिए गए पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। ये वही बात बता रहा है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको संख्या दी गई 2, 4 और 6, और ये बोले कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो इनको जोड़ो, 6, 4, 2 कितने हो गए, इनको जोड़ो। ठीक है, कितने हो गए, और ये कितनी संख्या 3 है। तो 6 और 4 10, 10 12, 12 को 3 से भाग दो, 3 से 4, तो ये इसका आंसर समांतर माध्य हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये सरल है। इसके गुण यहाँ पर बताए गए, इसके दोष भी आपको यहाँ पर बताए गए। और पूछा जाता है समांतर माध्य का सूत्र, वो आगे आएगा तो बताऊंगा। ठीक है, बहुलक को परिभाषित कीजिए, बहुत ही सरल है। बहुलक उस मूल्य को कहते हैं जो संगमक माला में सबसे अधिक बार आता है तथा जिसकी आवृत्ति, ये छोड़ो, बहुलक उस मूल्य को कहते हैं जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ठीक है, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, इसके गुण दिए गए। जैसे कि मान लिया, मान दिया है 2, 4, 4, 3 और 5,
6। अब यहाँ पर बताए सबसे ज़्यादा किसकी आवर्ती हो रही, तो यहाँ पर 4 की 2 बार आवर्ती हो रही, तो यहाँ पर इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार पढ़ा है ना। ठीक है, नोट करो। बहुलक के दोष यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। माध्यिका से आप क्या समझते हो, इसके गुण और यहाँ पर दोष याद रखना है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आदर्श माध्य के 4 गुण, बहुत ही सरल पॉइंट है, याद रखिएगा। समांतर माध्य और माध्यिका में अंतर याद रखना है, तो समांतर माध्य और माध्यिका में यहाँ पर अंतर बताया गया है, तो याद रखिएगा, सरल क्वेश्चन है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों का आप देखना है, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको यहाँ पर समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जैसे 20 और 10 को, यहाँ पर 20 और 0 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर ये जो समांतर माध्य होता है ना, वो एवरेज ही होता है, तो आप यहाँ पर एवरेज मान लीजिए। ठीक है, समझाया गया है, सरल क्वेश्चन है। ठीक है, ये समझाया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, ये वर्ग अंतराल में माध्यमान दिया होगा, ये वाला भी दिया होगा आपको। ठीक है, आपको करना क्या, ये वाला नहीं दिया होगा आपको, एग्जाम में कौन कौन सा दिया होगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता दी होगी, आपको ऐसी सारणी बनाना है। जैसे कि यहाँ पर किया क्या इसने, 0 और 20 को जोड़ोगे, उसके बाद 2 से भाग दो तो 10 आ जाएगा। 40 और 20 को जोड़ोगे 60, 60 को 2 से भाग दो 30 आ जाएगा। 40 और 60 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 100, 100 को 2 से भाग दो 50। क्योंकि 2 से भाग क्यों दे रहे, क्योंकि ये 2 संख्या है। समांतर माध्य क्या होता है, कुल प्रेक्षणों का योग और कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो ये देखिए 20 और 0 को जोड़ लिया। इसी प्रकार आपको यहाँ पर 80 और 60 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 140, 70 आ जाएगा। और 180 को 2 से 90। फिर आपको करना क्या, ये तो दिया होगा और ये वाला दिया होगा, ये आपने निकाल लिया। फिर आपको 100 और 1 का गुना करना है, तो 80, 450, क्या होता है 1000 और 12 से 84, 840, 9 पे 45, 450। फिर आपको करना क्या, इनको जोड़ना है, जो गुणनफल आएगा वो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 28, 20। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद इनको भी जोड़ लेना है, इनको भी जोड़ो, इनको भी जोड़ो, फिर इसको इससे भाग दे दो। जैसे कि 2820 है, इसको 60 से, तो 0 से 0, 6 चौक 24, 4 बजा 6 सत्ते 42, तो ये 47 आंसर आ जाएगा। सरल क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आपके मजे है। ठीक है, सरल क्वेश्चन है। ठीक है, निकाल लोगे ना आप समांतर माध्य। उसके बाद बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक कैसे ज्ञात करोगे, तो यहाँ पर बहुलक के लिए आपको सूत्र याद रखने का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुलक, जैसे ये वाला क्वेश्चन है समझाने के लिए, तो आप देख सकते हो सबसे अधिक किसकी यहाँ पर बारंबारता है, तो 20 की बारंबारता सबसे अधिक है, जो कि 40 और 60 का बहुलक वर्ग होगा। और ये वाला सूत्र याद रखना है, L1 का मान, मतलब जो होती है निचली सीमा, जैसे कि 40 L1 का मान, उसके बाद L2 का मान क्या हो जाएगा, और L2 का मान बोला है तो 60 हो जाएगा। F1 का मान क्या हो जाएगा, F1 का मान हो जाएगा 20, F1 का मान क्या हो जाएगा 20, और F0 का मान क्या हो जाएगा, तो इससे वाला पहला वाला पद 10, और F2 का ये जो हो जाएगा 12। फिर यहाँ पर आप सूत्र में रख दोगे तो ये सरल हो जाएगा। ठीक है, आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, सूत्र याद रखोगे आसानी से हो जाएगा। उसके बाद बारंबारता सारणी से माध्यिका की गणना कीजिए, तो माध्यिका ज्ञात करना भी बहुत सरल है। ठीक है, आपको सबसे पहले ये देखो, ये वाला दिया होगा और ये वाला दिया होगा, तो ये जमा लेना है। फिर आपको करना क्या, आपको ये जोड़ना है, 6 को लिखो, फिर 6 और 10 16। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, और 16 था, 16 और 20, 16 और 20 36, 36 और 12 48, 48 और 8 56। ठीक है, अब 56 को करना क्या है, 56 को 2 से भाग दो, यहाँ पर दिया है 56 को 2 भाग दो 28 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि 28 के सेम, मतलब यहाँ पर आपको इस सारणी में देखना है 28 से बड़ी संख्या देखना है, तो 28 से बड़ी संख्या क्या है 36। अब यहाँ पर आपको इसके जो यहाँ पर वर्ग सीमा है वो देखना है 40 और 60। फिर यहाँ पर आप उसका सूत्र ये वाला याद कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, सूत्र याद रखोगे तो L1 वही निचली सीमा मतलब 40 और L2 60 हो जाएगा। और जो F है, F तो जो यहाँ पर 36 आ रहा था ना, तो 20, और जो C होगा वो यहाँ पर इसे 36 से ऊपर वाला देख लेना, तो ये वाला देख सकते हैं 16। ठीक है, फिर आप यहाँ पर मान रखोगे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, सरल है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो लास्ट चैप्टर है कर्षित सांख्यिकी पार्ट 3, इसमें आपको यहाँ पर मानक विचलन क्या है ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, और इसके गुण और दोष आपको यहाँ पर देख लेना है। ठीक है, नोट करो, यहाँ पर वीडियो की लेंथ ज्यादा हो रही है, मैं आपको फटाफट पढ़ के बताता हूँ। माध्य विचलन की परिभाषा और 3 गुण दोष लिखिए। अगर आपको यहाँ पर कृषि गणित में कोई क्वेश्चन की दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर आप बता सकते हो, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, आप नोट करो, विक्षेपण के 5 उद्देश्य याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर निम्नलिखित आंकड़ों का परिसर और समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है, तो सरल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिएगा।
इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। अगर आपको दिक्कत आ रही तो मैं आपको बता दूंगा, इसमें से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, आपकी स्कूल में भी आपको पढ़ाया गया होगा ये वाले क्वेश्चन। नहीं पढ़ा है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सेपरेट वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक के चैप्टर के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बता दिए। साथ ही यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया। तो वीडियो को यहाँ पर लाइक करना बनता है। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रूपेश क्लासेस के माध्यम से इसका जो पीडीएफ वो डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको इसमें मिल जाएगी। इसके अलावा पेपर से कोई डाउट या क्वेश्चन है तो हम इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो भी आपको इसमें मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल पर जाते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इंस्टा पर आप तो इंस्टा पर हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को जितने भी क्वेश्चन बताए उन सभी क्वेश्चन को जल्दी से अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे आप पेपर में आप तबाही मचा सको। तो क्वेश्चन को नोट करना अच्छे से। और फिर एक बार और वीडियो, अगर आप यहाँ पर एक बार आपको अगर समझ में नहीं आए तो एक बार दोबारा वीडियो देखिए, आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते वीडियो में। जय हिंद।